ठीक है, तो मैं क्या दिखा रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानता है भारत में। 1973 में कैसे बना इसके बारे में कभी और बात करूंगा, लेकिन ये क्या लिखता है, हमास की प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना, उत्पीड़ितों को यानी इजराइल को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों यानी फिलिस्तीन के लोग, हम फिलिस्तीन के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमास की बात कर रहे हैं, के साथ अन्याय करना है, ये कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये देखिए इसीलिए, और ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन वो हमास का नाम भूल गए। उन्होंने हिंसा की आलोचना कर दी पर हमास का नाम भूल गए। अरे ओवैसी साहब हिंसा की आलोचना कर रहे हैं तो हमास की भी आलोचना कर देते। अब ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं जब हमास के हमले के बाद इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है? क्या इजराइल जो कर रहा है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया में नहीं गिना जाएगा? इस पर भी खामोश रह लेना था। जैसे ही इजराइल ने हमास को ठोकना शुरू किया, मुसलमानों में प्रदर्शन शुरू हो गए, एमयू में हो गया, केरल के अंदर हो गया, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है हमेशा, और इस बयान में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की आधी अधूरी बात बोली है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, मेरे साथ कश्मीरी पंडित और एक चिंतक सुशील पंडित जी हैं, मेरे साथ दीपक वोरा हैं, डिप्लोमेट हैं। एम्बेसडर वोरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतिकुर रहमान साहब है, इस्लामिक रिसर्चर हैं। घनश्याम तिवारी जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इंडिया गठबंधन में से एक समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस से मैंने बोला कि प्लीज हमें गेस्ट दीजिए, उन्होंने इस मुद्दे पर गेस्ट नहीं दिया, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। दानिश कुरैशी जी लीडर हैं AIMIM के, वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश जी, मैं सबसे पहले एम्बेसडर दीपक वोरा से शुरुआत करूंगा। और एम्बेसडर साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को मुसलमान कौम का रहनुमा समझता है, और हमारे अभी कुछ सियासी पार्टियों ने उनको यह ताकत दी हुई है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस प्रतिक्रिया को यानी हमास को के आतंकी हमले को आतंकवाद कहना, उत्पीड़ितों को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ अन्याय करना है। तथ्य यह है कि इजराइल एक हड़पने वाला राज्य है जिसे पश्चिम शक्तियों ने ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद जुल्म और अत्याचार के साए में स्थापित किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना की गई है, कैसे देखते हैं? और ये संकेत है भारत के मुसलमान समुदाय को कि आप भी खड़े होइए। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं दीपक जी आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने क्लासरूम में हूँ आपके स्टूडियो में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंडित साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी तो जानकारी बेमिसाल है, बाकी जितने आपके मेहमान हैं सबसे सीखूंगा। आपने ये सवाल पूछा है कि ये लोग ने इन्होंने जो कहा है क्यों कहा है। सर एक तो पहले इनसे कहिए ऑटोमन एम्पायर का इतिहास पढ़ लें। ये जो पैलेस्टाइन में जूइश इमिग्रेशन शुरू हुआ था, ये ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद नहीं हुआ था। 1897 बाज़ल स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी और ज़ायनिस्ट मूवमेंट को नई ताकत वहाँ से मिली थी। बोले हम प्रॉमिस लैंड पैलेस्टाइन में जा रहे हैं, और जो अमीर यहूदी थे सर, उन्होंने वहाँ पर ज़मीन खरीदी थी जो अरब लोग वहाँ बसे हुए थे। तो ये कहना सब कुछ हड़प कर लिया, इनको थोड़ा सा सर इतिहास आप ही सिखा दीजिए, या अगर चाहें तो मैं उनको किताब भेज सकता हूँ, द कोलैप्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वेरी वेल रिसर्च, अमेरिकी लोगों ने लिखा है, अरब लोगों ने लिखा है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या कह सकता हूँ जब ये आतंक का समर्थन करते हैं, क्या बोलूँ सर? फिर ये बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, कि दुनिया हमारे अगेंस्ट क्यों है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी आपको सर? दुनिया कहेगी हम आपसे मोहब्बत करते हैं सर। फाइनली सऊदी अरेबिया के एक मेरे मित्र हैं, मच यंगर, मेरी 72 साल की उम्र है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे रॉयल फैमिली के। तो आज न्यूयॉर्क से उनका एक मुझे मैसेज आया है, तो इज़ रिटन डियर एम्बेसडर, जब मैं वहाँ उतरा उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट देखा, नो प्रॉब्लम इन न्यूयॉर्क, लेकिन फिर वहाँ पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे ऊंची आवाज़ में पूछता है कि सर इज़ इट ट्रू कि आप लोग नेक्रोफिलिया प्रैक्टिस करते हैं, यानी मुर्दों के साथ आप सेक्स करते हैं? कहता मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। सो इन लोगों ने इस्लाम की छवि को खुद खराब किया है, और जो लोग खड़े होकर कह रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात की है, आई एम सॉरी सर, किसी साइकाट्रिस्ट के पास उनको जाना चाहिए सर। आई एम सॉरी, आई हैव टू बी ब्लंट सर, इसमें कोई भी एस्केप रूट नहीं है सर। आज पूरा संसार इजरायली है सर, कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, और आज मैं हमेशा यही कहता हूं सर कि मैं भी आज यहूदी हूं सर। हमास के बात की आलोचना न करना, दीपक वोरा साहब कह रहे हैं वो तो यहूदी है आज, क्योंकि अत्याचार हुआ है वहां पर, 5000 मिसाइलों के साथ हमास ने हमला कर दिया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजहब के नाम पर कवच देना, अतिकुर रहमान साहब ये क्या ठीक है, बताइए। एम्बेसडर साहब आपसे भी बहुत सीखने की मैं उम्मीद करता हूं।
और जब आप दीपक जी हमारे एंकर साहब की इस बात को मानते हैं कि भाई वायलेंस को कंडेम करना यानी हमास को कंडेम करना चाहिए, तो क्या यह भी सही नहीं होगा कि वायलेंस को कंडेम करते हुए जो सबसे बड़ा हमारी दुनिया का टेररिस्ट है अमेरिका, उसको भी कंडेम करना चाहिए? उससे क्या दोस्ती बनाए जाना सही है? जो इराक में अमेरिका ने किया, जो वहां के बच्चों के लिए जब वहां के अमेरिकन डॉक्टर्स ने ऑर्डर किया कि भाई पोलियो की वैक्सीन आप भेज दीजिए, यहां पर बच्चे पोलियो से अफेक्टेड हो रहे हैं, तो पोलियो की वैक्सीन की जगह पर वहां पर ड्रग सप्लाई हुए, वहां पर एंथ्रेक्स सप्लाई हुआ, क्योंकि सेनेट ने पैसा देने चले गए सर? ये हम इराक वॉर पे बात नहीं कर रहे हैं सर। 2003 में अतिकुर साहब मैंने इराक वॉर कवर की थी, मैं शायद पूरी रात बोल सकता हूं उस पर, कई रातें सोया भी नहीं था। हम इराक वॉर नहीं कवर कर रहे हैं। हमास पर आइए, हमास पर जिसने 5000 मिसाइलों से हमला करके एम्पायर पे जब बात हो सकती है, ओटोमन एम्पायर पे, अरे उन्होंने एक रेफरेंस दिया मेरे भाई अतिकुर साहब, क्या रिसर्च करते हैं अतिकुर जी? अरे भाई उन्होंने एक रेफरेंस दिया। मैं भी तो रेफरेंस दे रहा हूं ना, चलिए मैं नहीं बोलता, फिर आप नाराज हो जाते हैं कि दीपक जी आप हमको टोकते हैं। चलिए बोलिए अतिकुर भाई बोलिए। अमेरिका को कंडेम करिए, इजराइल को कंडेम नहीं करे, अमेरिका को करे। मुद्दे के ऊपर इजराइल को नहीं कंडेम करे, अमेरिका को करे। भाई जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, दीपक जी अगर आप करेंगे तो आपका भी हम कंडेमेशन करेंगे, और अगर तो हमास का भी कर दीजिए। हमास ने गलत किया, आपको मुझे हमास ने गलत किया ये कह दीजिए, और ये भी कह दीजिए कि इजराइल ने हमास के हमले पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। बोलिए, ये भी कह दीजिए। एम्बेसडर वोहरा को दिखाइए प्लीज। नॉट परमिटेड, और इजराइल का पपेट है हमास। इजराइल का पपेट है। समझ में आ रही है बात आपको? सुशील पंडित जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? चलिए, इजराइल का पपेट है। सुशील भाई एक लाइन में जवाब दे दीजिए। अतीक साहब, मुझे इस पैनल में आप सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान नजर आते हैं। मैं आपसे बहुत बार बात कर चुका हूं। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं आपको याद दिला दूं 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की थी, और आपको मालूम होगा शायद कि उस समय के 53 मुल्कों ने, और सभी इस्लामी मुल्क थे, उसे सिरे से रिजेक्ट किया था, साइन करने से मना कर दिया था ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को, और अपनी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन एक निकाल के लाए थे जिसको कैरो डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि उसको शरिया सम्मत होना था। तो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जिसमें जेंडर इक्वालिटी है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ फेथ है, आप उसको रिजेक्ट करते हैं। यह है ह्यूमन राइट्स। बताइए अतिकुर क्या साहब, चाहते हैं? जिसमें आप जी मजहबों की, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना, आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो हिपोक्रेसी है वो बताना चाह रहा हूं। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, 53 नेशन। अच्छा एक मिनट अतिकुर भाई, एक सवाल मेरा भी है। 53 नेशन, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। वो 53 नेशन क्या आज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है? उनको निकाल क्यों नहीं फेंका गया? बिल्कुल है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स तो आप चिल्लाते मुल्कों को बाहर फेंक दिया। अरे चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, गजब का तर्क देते हैं अतिकुर भाई। तब आप चिल्लाते कि इस्लामिक देशों को बाहर फेंक दिया आपने। जो साइन नहीं करेगा उसको निकाल बाहर फेंकिए ना, उसको बॉम्बार्डिंग करिए ना। चार्टर में बाहर निकालने का कुछ नहीं है सर। यूनाइटेड नेशंस है सर, आपकी क्लास नहीं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसको बाहर निकाल दिया। ये यूनाइटेड नेशंस है, आपकी क्लास नहीं। थोड़ा गंभीर बात कर लीजिए अतिकुर भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इजराइल ने किया है, मैंने मान लिया आपकी बात, इजराइल ने किया है, करता रहा है, मैंने मान लिया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या एक लड़की के साथ, उसकी लाश के साथ बलात्कार करना और अल्लाह अकबर के नारे लगाना, क्या ये इस्लाम है? और अगर है तो कौन सा इस्लाम है? और अगर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है? बताइए, ये कौन सा इस्लाम है, समझाइए मुझे। क्या रेसलर्स के साथ जब मर्जी हो, जब उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने देना है? कहां मेरे भाई, कहां पहुंच गया अतिकुर साहब? कद्दू और अंगूर की मत तुलना करिए सर। कद्दू और अंगूर एक नहीं हो सकते, कद्दू और अंगूर एक नहीं हो सकते। यार कहां पहुंच गए? आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिजमोहन, जिसने रेसलर्स को जब चाहा। आप कहां चले गए इराक, फिर आप आ गए ब्रजभूषण पे। सर हमास की बात कर रहे हैं,
हमास के बीजेपी का आतंकी हमले की मेंबर ऑफ बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट उस है आतंकी अभी हमले भी। की अतीक साहब, आप जिसने अपने पूरे साथ दुनिया नाइंसाफी में कर रहे हैं। खतरा बढ़ा दिया है। सुन लीजिए अतीकुर भाई, बीजेपी के अपने साथ स्पोक्स पर्सन तो नाइंसाफी है कर ना, रहे हैं, पूछ अतीक। लीजिए कौन है बीजेपी का स्पोर्ट्स पर्सन? नहीं, गायब शिवम है। त्यागी ना, वो जवाब देंगे। आज लेकिन आप बीजेपी मुद्दे का पर तो आइए स्पोक्सपर्सन सर। गायब कर दिया। मैंने आपसे पूछा, बड़ा सिंपल सवाल था अतीकुर भाई मेरा। अरे सिंपल भैया, सवाल, सिंपल सवाल भैया, कि एक मरी आज हुई भी लड़की मेंबर की ऑफ लाश के पार्लियामेंट बना के साथ रखा बलात्कार है, करना रूलिंग पार्टी और ने उसके बाद उसको। अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, FIR कह क्या ये रही है इस्लाम दिल्ली है? पुलिस की, जब चाहा उन महिला बच्चियों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी सरकार में इसका क्या संबंध उसको है हमास निलंबित के साथ? नहीं किया है अतीक आपने। भाई, 1000 लोग एक दिन में मार दिए गए हैं। यहाँ पर 1000 लोग, तो याद रखिए, अमेरिका ने, सैकड़ों के साथ, सैकड़ों 28 महिलाओं के साथ nations ने उनका अपहरण हुआ है, उनसे लगातार बलात्कार किया गया था है। इराक के ऊपर। आप किस बात को कहां से आप जोड़ रहे बोल हैं? थे जनाब, 28 नेशंस ने एक साथ में नॉन स्टॉप बॉम्बार्डिंग की थी इराक के ऊपर, सिविलियन एरियाज के ऊपर। तब आप सो रहे थे। आप जानते हैं अमेरिका कि आपका इराक दोस्त ने बन गया कुवैत है। के ऊपर आक्रमण किया था। वो अमेरिका आप जानते जिसने हैं कि आपके इराक ने प्रधानमंत्री, कुवैत में हमारे अपनी सेना प्रधानमंत्री भेजी को थी। 6 उस साल तक इराक वीजा के नहीं ऊपर दिया। वो आज आपके लंगोटिया यार बन के आपको बैठे याद हैं। है इराक ने शर्म क्या नहीं किया था? आती है आप लोगों को? अतीकुर आपको भाई, याद है अतीकुर भाई, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना? सिविलियन एरिया अरे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना अतीकुर भाई? ह्यूमन राइट्स चार्टर अतीकुर भाई, एक बात देता है। बताइए, सुशील पंडित जी नाराज हो रहे, नाराज तो मैं भी हो रहा हूं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ना कॉलेज में? यस यस, पढ़ाते हैं ना? दीपक जी, मैं तो क्या बात उसमें पूरी फिजिक्स करना पढ़ाने चाहता हूं। लगते हैं एकदम से? पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर देते देते सीधे फिजिक्स चले गए, क्या या केमिस्ट्री चले जाते होगा आप आप? पढ़ाने लगते हैं? दीपक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, क्यों सुशील भाई, पंडित जी, chemistry उसके बाद भी पढ़ी अतीकुर हमने भाई तो, आएगा, शिव उसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। अब कद्दू और दीपक जी, अंगूर को बराबर करिए आपने- अतीकुर भाई, आपने और सब्जी मुस्लिम बनाइए रात पर्सनल- में, एक कद्दू और एक अंगूर, बढ़िया बनेगी। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM के ओवैसी साहब का हवाला दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया है। आप समझ सकते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया कि हमास को परेशानी थी इजराइल से लगातार, तो उन्होंने यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी है। अगर यही मानदंड अपनाया जाए तो कश्मीर घाटी से मुसलमानों का सफाया हो जाना चाहिए था। अगर भारत अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता वहां पर हिंदुओं के निष्कासन पर, जेनोसाइड पर, यह होती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। हमने बंदूक उठाई, हम देते स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया आप इस तरह एक पूरे के पूरे नरसंहार को सही ठहराएंगे? यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है? एक राइटफुल एटमॉस्फेयर तो दे दो। राइटफुल एटमॉस्फेयर। कश्मीरी पंडित भाई आज भी आपसे दुहाई मांग रहे हैं, क्यों उनको तब मार रहे थे, भाई लग रहे अतीकुर जी को। गजब है अतीकुर जी। नहीं, अगर हम वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया देते कश्मीर में तो क्या होता? मार रहे थे? कौन मार रहा था? अरे भाई तो आज कर दीजिए ना जो कसर बाकी थी। वहां पे भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे अतीकुर भाई, आपको पता नहीं है? उनको वहां पर भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पता है ना आपको? आपने और उनके दीपक जी, ये जो ओवैसी साहब का कहना है, माना कि हमने नहीं चाहा, लेकिन आप 9.5 साल से क्या कर रहे हैं जनाब? अरे सर, मैं तो सरकार की देखिए, बात ही कहां नहीं पर- कर रहा हूं, बात मैं कहां तो से कहां मुस्लिम ले पर्सनल जाते हैं। बोर्ड की बात कर रहा हूं। और कहां चले जाते हैं अतीकुर भाई? ये और AIMIM की बात लाइन अगर लेंथ करें, बिगड़ जाती भाई है। हम तो बिल्कुल जाएंगे, हमारी मर्जी है। मर्जी है आपकी, ओवैसी साहब जो आजकल हमारी मर्जी होगी तो हम तो 5000 जाएंगे, रॉकेट भी मार देंगे, जवाब मर्जी देना मर्जी आपका आपकी काम भाई। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। हाँ, हम ऐसे- सवाल ऐसे करें, ही जवाब आपको जवाब मिलेंगे देना आपसे। चाहिए। एम्बेसडर साहब आपसे ने पहले ऐसे ही हमको जवाब की ग्रीन उम्मीद की जा सकती ग्रीन है। एकदम क्लियर लैंड दे दी थी कि एक दूसरे को सिखाएंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे। हम तो सीखने बैठे हैं जनाब, सही सिखाइए ना। सीखिए ना, गलत तो मत ह्यूमन सीखिए राइट्स भाई। का वायलेशन अतीकुर अमेरिका भाई, यही तो करता है, कह रहा हूं आपका कि दोस्त कद्दू हो और जाता अंगूर है। बराबर नहीं हो सकते, ह्यूमन दोनों राइट्स की का तुलना वायलेशन मत हमास करिए। करता है। ठीक है, असदुद्दीन सुशील पंडित, आप हमसे ओवैसी- बुलवाना चाहते हैं कि उसको सुशील पंडित जी ओवैसी जी पर अपनी बात कही है, ये डबल उनकी तरफ से स्टैंडर्ड्स दानिश को कुरैशी बंद जी है करिए मेरा। असदुद्दीन ओवैसी रजाकारों के वंशज हैं।
जो काम हमास ने 7 और 8 को किया, वही काम इन रजाकारों ने 1947 और 14 सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद स्टेट में किया। मुझे ये गांवों में जा जाकर, बस्तियों में जा जाकर लूटा, पीटा, मारा, खदेड़ा। जमा रहे, मुझे ये तो बताइए कितने पेंशन पाने वाले लोग हैं जो ब्रिटिशरों की पेंशन पा रहे थे? उन पर कभी कोई सवाल पूछा आपने? सुशील भाई जरूरत करेंगे उन पर सवाल पूछने की? अच्छा, एक नहीं करेंगे। आपने की पार्टी थी ना, आप करेंगे नहीं करेंगे? कहां पहुंच गए? मैं कासिम रिजवी की अंग्रेजों की मुखबिरियत, कासिम रिजवी की नस्लों के बारे में बता रहा हूं, तो इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये रिवायत नई नहीं है, मुसलमान और ये रिवायत, ये परंपरा, ये आदत नई नहीं है। दुनिया ने इसको सब जगह देखा है, बार-बार देखा है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सुशील पंडित जी अपनी बात कंक्लूड करिए, फिर मैं दानिश कुरैशी और घनश्याम तिवारी जी के पास दीपक जी, ये जो मैंने उदाहरण दिए, उदाहरण देने का एक ही उद्देश्य था कि ये जो जहनियत है, ये जो मानसिकता है, इससे हमें नया नया वास्ता नहीं पड़ा है। इसको हमने बार बार देखा है, इतिहास में देखा है, अलग अलग जगहों पर दुनिया में घटते देखा है। ये तरीका वही है, ये वही मानसिकता है। आप उसका और ये बात है कि मजदूरों से लिया जाए। ऐसी ही मानसिकता के लोग खड़े होकर इस तरह की हरकतों का समर्थन करते हैं। इन हरकतों का समर्थन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ये खुद अंजाम दिया है, जो ये करते आए हैं, समर्थन इसलिए कर रहे हैं, जो ये करते आए हैं, वही आज इन हरकतों का समर्थन कर रहे हैं। ये उनकी परंपरा में है, ये उनकी जहनियत में है, ये उनकी तरबियत में है, ये उनकी शिक्षा में है। आप अहिंसा की बात मत करिए, क्योंकि अगर आपकी बात वही है कि भाई जो जुल्म हमारे साथ कश्मीर में हुआ वो फलस्तीन के साथ भी हो, तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड है फिर ये आप। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके साथ हो या उनके साथ, तो वही तो बात है, तभी मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक शब्द नहीं बोले। अच्छा, एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, फलस्तीनियों के साथ आप फलस्तीन के इशू के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो एक कार्यक्रम रख लीजिए, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, फलस्तीनियों ने क्या किया है अब तक, उसका भी इतिहास समझ लीजिए। ये एक तरफा बात करने की जगह नहीं है, ये झूठ बोलकर निकल जाने की जगह नहीं है। आप तथ्य देंगे, मैं तथ्य दूंगा, आप तर्क देंगे, मैं तर्क दूंगा। सिलेक्टिव कर रहे हैं आप सिलेक्टिव कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, सिर्फ एक बात बताइए मुझे, दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई था, तो 1947-48 में रजाकार, जिनका प्रतिनिधित्व आज भी असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, उन्होंने हिंदुओं को क्यों मारा? कई मिलियन। देखिए सुनिए मेरी बात, क्यों मारा बताइए ना? रजाकारों ने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हिंदुओं को क्यों मारा? मजहब के नाम पर क्यों मारा? सुनिए मेरी बात, जो लोग पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान जा चुके और हम यहाँ आप जैसे नहीं जा पाए ना, यही दर्द है। ये एक और झूठ है, ये एक और मक्कारी है, कतई नहीं गए, यहीं रह गए। आप सुनिए आगे, दीपक भाई सुनिए आगे की बात सुनिए। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हम बहस कर रहे हैं इजराइल पे और फलस्तीन पे, ठीक है। मैं बहुत अच्छा सा सुझाव लेकर आया हूं। अभी तक हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने समर्थन की बात की, किस तरह ऋषि सुनक ने बात की। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी बदौलत ये सारी घटना हुई है, वो जर्मनी समर्थन कर रहा है इजराइल का, तो वापस बुला लेना 1940 के दशक में जो जुल्म और ज्यादती की, वापस बुला लो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे वो ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। अरे समर्थन क्यों करते? आप ही ने तो जुल्म और ज्यादती करके जर्मनों को वहां से भगाया था, आज क्यों उनको कर रहे गले? और अगर लगता है तो आपको बुला लेना चाहिए, 1 करोड़ ही तो है, बुला लीजिए वापस। बताइए क्या जवाब है उसका? अरे आपका दिल बहुत बड़ा है दानिश कुरैशी जी, हैदराबाद और आसपास बसा दीजिए ना यहूदियों को, बसा दीजिए। ओवैसी साहब को सुझाव दीजिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए बसा दिया जाए उनको, सेक्युलरिज्म के लिए हैदराबाद और आसपास 1.25 करोड़ तो है, यही बसवा दीजिए, यही बसवा दीजिए। शिवम त्यागी जी, ओवैसी साहब को प्रस्ताव दिया जाना चाहिए, बताइए। अब रुक जाइए दानिश कुरैशी जी, अतीकुर रहमान भी कद्दू और अंगूर को बराबर कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं, कद्दू और अंगूर को, कि जर्मन वापस चले जाए।
अच्छा ये कद्दू और मंगूर हो गए, हमने जहां से लाने की बात करी। अभी सुशील जी पंडित वहां की बात कर रहे थे कि ये किया वो किया, तो उसका इतिहास दोहरा रहे थे। हमने कह दिया कि वापस जर्मनी पर चले जाइए जहां ये घटनाएं घटी है, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो आप जवाब नहीं दे रहे। ये बता रहा हूं कि आप ऐसा ही करते आए हैं। इतिहास समझा रहे थे, वो सिर्फ कट्टर इस्लाम का इतिहास समझा रहे थे। तो देखिए हम अच्छे से समझ रहे हैं सुशील जी क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, पालन भी कीजिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, पालन भी कीजिए उसका। हम बेवकूफ करिएगा, हमास का नाम ही भूल गए ओवैसी साहब। हम बेवकूफ नहीं है। तो फिर हमास जैसी बेवकूफी कैसे हो गई? आज वहां से सफाया होने के कगार पे खड़े हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं? सुशील भाई मैं आपको दो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लेटर लिखिए कि भाई चले गए दानिश भाई। शिवम आ जाइए। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या लिख रहा है। एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया देना। उनका कहना है कि जो परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई वो मोदी जी ने नहीं निभाई। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़कों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। यह पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक और दुखद है। अब सवाल बताइए, हम हमास के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ है क्या? बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है। और जिनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि फलस्तीन की तो इस सरकार ने 4 से 5 बार पहले भी मदद की है और हमेशा मदद करते आए हैं। और जहां तक उनके स्टैंड की बात है, लगातार भारत उसके बारे में बात करता रहा है। लेकिन अगर आप हमास को फलस्तीन समझकर उसके साथ जा रहे हैं तो माफ कीजिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। हिजबुल्लाह हमास फलस्तीन नहीं हो सकते भाई, आपको उससे तो अलग कम से कम करना ही पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहां कहना चाहता हूं, वो निकल गए मुझे लगता है AIMIM वाले। उन्होंने कहा दिल बड़ा किसका? हैदराबाद के बैरमपल्ली गांव में इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा के पीछे से कमर पे गोली मारना और पूरे गांव को खत्म कर देने वाले इस देश में आज भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमसे बड़ा दिल किसी का नहीं। इस बात को मत कहिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। प्लीज दीपक जी, दिस इज अनफेयर। मैं बीच में नहीं बोला, मुझे सुनना भी नहीं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। शिवम जी 2 सेकंड। अरे भाई आपको ये कमाल है, नहीं आप ये टेप रिकॉर्डर सेट करके आए हो क्या कि सबके बीच में बोलना है? आप प्लीज इनको रोकिए। दीपक जी 2 सेकंड बाद में लीजिएगा। नहीं है 2 सेकंड अभी आपके लिए, 15 मिनट ली ना आपने। नहीं है, मेरी आवाज भी बेहतर, आपसे मैं चलाना नहीं चाहता फिर भी। खैर दीपक जी आपको इनको रोकना पड़ेगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। मैं नहीं चाहता, सुन लीजिए ना उनकी बात। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं एक और चीज इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इतना ज्यादा इजराइल से नफरत क्यों है? आप इतनी ज्यादा नफरत में क्यों हैं? 1962 में जब मेरा भारत जो है चाइना से लड़ रहा था, जूझ रहा था, बेन कुरियन उनके वहां के प्रधानमंत्री थे। यहां के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनके लिए चिट्ठी लिखी थी मदद के लिए। एकमात्र ऐसा देश था जितने वहां से चिट्ठी के बदले जहाज भर के हथियार भेजे थे। छोड़ दीजिए इस बात को, जब हम करगिल से लड़ रहे थे तो लेजर गाइडेड मिसाइल से लेकर बम से लेकर सारी चीजें इजराइल ने दी थी। जब पोखरन में हमने टेस्ट किया, इजराइल एक ऐसी कंट्री थी जिसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। किस इजराइल की बात कर रहे हैं? बावजूद उसके उस इजराइल में दूतावास खोलने में भी मेरे देश ने 42 साल लगा दिए। आज दुनिया में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में वो भारत की मदद कर रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये कांग्रेसी हो या तमाम ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको भारत की मदद और भारत का साथ देने वालों से इतनी नफरत क्यों है? और एक ये कांग्रेस वाले 1920 से जो खिलाफत मूवमेंट चली है, ये आज 2014 तक आते आते उससे तुष्टिकरण से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। निकलिए भैया बाहर। कोई इस बात को नहीं कहता है कि जो उनका इशू है वो इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन इशू वहां पर है, लेकिन क्या आतंकवाद भी कोई डिफेंड कर सकता है? मतलब इस 21वीं सदी में एक देश में घुसकर कुछ 100 लोग जो हैं वहां की महिलाओं को, बच्चों को नग्न करके मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, उनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उनके बच्चों को जो है पिंजरे में डालकर बंद कर ले रहे हैं, और उसको भी आप मॉरल सपोर्ट खड़े हो जाएंगे करने के लिए? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो 90 से लेकर 2014 तक लगातार संवैधानिक धर्म सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं। जब हम आतंकवाद के बारे में जाकर दुनिया में बताते थे, वेस्ट मानने को तैयार नहीं होता था इस बात को। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो इनका इंटरनल इशू है या फिर कश्मीर का इशू है। आज सब उससे मुखातिब है। आज हर कोई समझता है टेररिज्म कितना बड़ा इशू है, लेकिन उस टेररिज्म को हमारे देश में ही जहां यूनानिमसली कंडेम करना चाहिए, जहां उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में जो देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है वही उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी 2 पेजेस की चिट्ठी लिखी कांग्रेस ने, लेकिन उसमें 2 लाइनें इजराइल के बारे में नहीं लिखी गई। मैं मानता हूं आपको इस देश में एक जो है समुदाय विशेष से वोट चाहिए, लेकिन हमास से भी वोट चाहिए क्या? ठीक है, हिजबुल्लाह से भी वोट चाहिए क्या? मुझे लगता है आतंकवाद को कंडेम करना ही पड़ेगा। और जहां तक बात ये तमाम जगह पर जो है समर्थन हो रहा है, ये जो लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं, अरे हमसे मत सीखो, चलिए ठीक है, हमसे नफरत है आपको, यूएई से सीख लो भाई।
सऊदी अरेबिया से सीख लो। मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान के संबंध किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस देश ने देखा है। हमने सबसे संबंध बेहतर करे हैं, और जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के संबंध कहीं ना कहीं जो है बेहतर हो रहे थे इजराइल के साथ, उसको ट्रिफ्ट में डालने के लिए जो एक तरह की ये चीज खड़ी कही गई है, मुझे लगता है लोगों को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। इस ब्रदरहुड से बाहर निकलिए भाई, इस खिलाफत मूवमेंट से बाहर निकलिए। अब ये 21वीं सदी है, यहां पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और बड़ी सीधी बात है, इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सिर्फ आतंकवाद के ही खिलाफ है, क्योंकि हम उसके सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं 2014 तक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, जितने लोग इजराइल में मरे हैं, जिनकी शहादत हुई है, अगर उस हिसाब से हम अपने देश पर कैलकुलेट करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से 1.5 लाख डेथ्स हैं। आपको याद होगा क्या हुआ था 26/11 में। आपको, मुझे लगता है कम से कम इस पर तो शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के लोग भी बाहर होते हैं, हमारे देश में भी इस तरह की चीजें होती हैं, किसी के भी बच्चे, किसी की भी बहनें, किसी की भी बीवियां, कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेकिन आप तो कमाल की बात है कि टेररिज्म के साथ ही खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम इस सदी में तो इस चीज से बाहर निकलकर टेररिज्म को एक तरफा कंडेम करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, देश कोई भी हो, जगह कोई। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कंडेम करेंगे, कुछ बोलना है बताइए, उसी पे बोलेंगे। किस पे बोलना है? तालिबान पे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्या बोलना है तालिबान पे बताइए, क्या बोलना है बताइए ना। रुक जाइए ना, भारतीय सरकार की पहली प्रायोरिटी है अपने देश के संबंध बेहतर करना। किसी से भी हमारी जो जिम्मेदारी है अपने 140 करोड़ लोगों के प्रति है। मेरे देश की एक ही कौम है, वो है भारतीय। आप उसमें कौम ढूंढिए दुनिया में जाकर, हमें कौम नहीं ढूंढनी है। अच्छा, हमारा जहां इंटरेस्ट सुपीरियर होगा उसी को ढूंढेंगे। आप रुक जाइए दानिश जी, रुक जाइए। आप जैसे ही चिल्लाते हैं ना, आपका स्काइप धोखा दे जाता है। ये फोन आपको जरूर ओवैसी साहब ने दिलवाया होगा, इसीलिए बार बार इसका स्काइप रुक जाता है। ये शिवम भाई को दिलाया होगा पार्टी की तरफ से, हमारे पास तो अपना खुद ही है। और ओवैसी साहब के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को मजाक में बोल रहा था मैं। घनश्याम तिवारी जी बताइए, क्या कहेंगे आप शिवम त्यागी की बात पर? क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं? हम तो सबसे बड़े पीड़ित हैं आतंकवाद के। नहीं, हमारे पास रजाकारों का पैसा नहीं है, पैसे वाले नेता जो है वो इतने बड़े बड़े। घनश्याम जी नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और कोई पैनलिस्ट को। इजराइल पैलेस्टाइन के इस युद्ध में लगभग 3600 लोगों की मृत्यु हुई है अभी तक इन 4 दिनों में, जैसा कि मीडिया हवाला दे रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2,70,000 परिवार तबाह हुए हैं, जिनको अपनी जगह से हटना पड़ा है। बच्चे, महिलाएं तबाह हुई हैं। और जो हमास ने दरिंदगी की है उसकी निंदा विश्व भर में हुई है। उसके साथ साथ इस चीज ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं कर रहा ना तिवारी जी। देखिए, अगर आप टोकेंगे तो आपने शिवम त्यागी को नहीं टोका। आप बोलिए बोलिए भैया, डर लगता है भाई प्रवक्ताओं से, पता नहीं कब लिस्ट में नाम दे दे। डर मतलब जहां पे सरकार चुन के पत्रकारों को मालूम पड़े रॉकेट ही मार दिया वहीं लखनऊ से बैठ के घनश्याम भाई ने। तो इस बात की हमास के भी सपोर्टर हैं लोग। सरकार चुन करके पत्रकारों के ऊपर रेड कर रही है, उनके फोन ले जा रही है, लैपटॉप ले जा रही है, क्योंकि अडानी का सवाल पूछ रहे हैं। वन नेशन वन, वहां पे किसी को डर नहीं लगता। चाइना से चंदा लोगे तो फिर उसके बाद फिर पत्रकारों का रोना भी रोगे। आप भी उन्हीं की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं क्या? बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी कर रहा है, आप कर रहे हैं। 3 वाक्य बोला, मुझे मैंने एक वाक्य बोला है जिसमें आपने भी टोका, दीपक जी ने भी टोका। मुझे बात पूरी करने दीजिए। इतने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन न भारतीय जनता पार्टी के पास, पंडित के पास ये आंकड़े है ही नहीं, क्योंकि एक तरफा बयान है। उस बयान के सिलसिले में जब वो एक तरफा बयान देते हैं, आतंकवादी पीड़ित, ये बताइए देश को पहला आतंकवाद के आरोपी सांसद किसने दिया? किसने दिया बताइए? आज वो सांसद आता है और अगले चुनाव में उन्हें टिकट देंगे। आप कैसे आतंकवादियों के खिलाफ हो सकते हैं? ब्रजभूषण की पार्टी कैसे महिलाओं की बात करती है, जिसके ऊपर 1000 बालिकाओं के शोषण का आरोप है, जो खुलेआम कहता है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। आप कैसे बात करेंगे? ब्रिटिश वालों के रेपिस्ट को रिहा करने वाले लोग आप कैसे रेप की बात करते हैं? अरे सर, अभी इजराइल की बात कर रहे हैं। चुनाव नहीं, हमास की बात हो रही है, हमले की बात हो रही है। मुझे लग रहा है इनका चेन उतर गया है, वो दूसरी तरफ चुनाव में पहुंच गया। वापस आइए, हमास पर आइए। हमास पर डर लग रहा है उस पर बोलने में। ये तो आपकी महिलाओं के प्रति संवेदना है, जहां तक देश के प्रति संवेदना है। मणिपुर आज भी जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग जुनून से इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। एक शब्द मणिपुर के बारे में बोला, शिवम त्यागी जी के पिछले 3 महीने के ट्वीट देख लीजिए। एक शब्द मणिपुर के बारे में नहीं होगा उस ट्वीट में। प्रधानमंत्री के ट्वीट देख लीजिए, देश की बहसें देख लीजिए। हो सकता है कि मणिपुर का वोट अब प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए। क्या देश की मीडिया के लिए अब इजराइल महत्वपूर्ण है
हमास महत्वपूर्ण है लेकिन मणिपुर महत्वपूर्ण नहीं है। अंतिम बात बताया नहीं किस विषय पे प्रोग्राम होने जा रहा है। घनश्याम भाई आपको ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है। घनश्याम भाई आपका ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है, ऑडियो भी कृपया खराब लाइव है। व्यू से जुड़ा करें, स्काइप से ना ऑडियो जुड़ा तो करें खैर वीडियो सर। भी आपकी खराब, आवाज वीडियो भी सुनाई नहीं खराब पड़ रही बिल्कुल। आप बोलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, पर आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, बार बार कट रही है। बोलिए। इस एक हफ्ते में देश ने देखा कि सिक्किम में हमारे 22 सैनिक जो लापता हो गए। हमने सरकार की तरफ से आज तक नहीं सुना कि वो सैनिक वापस आए, उसमें कितने सैनिक रेस्क्यू हुए। जिस सरकार को अपने देश के लोगों की नहीं पड़ी है और वो प्रोपेगेंडा के जुनून में फंसा हुआ है, वो न मणिपुर की सुनेगा, न महिलाओं की सुनेगा, न आतंकवाद और के बारे में कौन से वो मुद्दे के पीछे जाके छिपेंगे। प्रोपेगेंडा चाहिए। Let him be. ठीक है, शिवम त्यागी आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी प्रवक्ताओं को इंटरनेशनल विषय पर नहीं बुलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देश को इनकी कोई बहुत ज्यादा इनसे पड़ी नहीं है। आप इनसे हमास को कंडेम करने के लिए बोलेंगे, ये कहीं और ही पहुंच जाएंगे, हमीरपुर पहुंच जाएंगे, हमीरपुर की बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमास से लगता है कि वहां पर एक शब्द इन्होंने अगर बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा। ये तो चुनाव जो आने वाले हैं, हमास पर बात करनी है भाई, आतंकवाद पर बात करनी है, भारत के अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप्स पर बात करनी है, जहां पर आतंकवाद हमला हुआ है उस पर बात करनी है, वो जो उसके समर्थन में लोग लिख रहे हैं उस पर बात करनी है, देश में जो ब्रदरहुड की एक बात चली आ रही है उस पर बात करनी है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो आपका दोस्त है कम से कम उससे दोस्ती तो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, या फिर अगर आतंकवाद कहीं पर है जिसके हम सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं, आपके जमाने में जो आए दिन ब्लास्ट होते रहते थे उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे। आए दिन कोर्ट से लेकर बसेस से लेकर हर जगह यही हालत होती थी, आए दिन हर जगह वही आतंकवादी पकड़े जाते थे, उस पर बात नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वहां पर भी आपको वोट बैंक नजर आ रहा है। दिक्कत इस बात की है। आपको मणिपुर से नफरत क्यों है? बिल्कुल नफरत नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री बोले, इस देश के गृह मंत्री बोले, 2 घंटे से ज्यादा मेरे देश के प्रधानमंत्री बोले, 2 घंटे से ज्यादा मेरे देश के गृह मंत्री बोले, उल्टा विपक्ष वहां पर उठकर भाग गया था जब बात हो रही थी। हमसे ज्यादा कौन जवाब देगा? हमने जवाब दिया है एक चीज का, आप सुनने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम आपसे हमास पर 4 शब्द सुनना चाहते हैं, आप में हिम्मत है? हमास को लेकर 4 शब्द बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हमास के जो आतंकवादी हैं वो सही है या गलत है? समाजवादी के प्रवक्ता से मैं ऑफिशियल स्टैंड लेना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का। ये टेक्निकलिटी बताइए ना। आतंकवादी हमला हमास ने किया है वो सही है या गलत है? बिल्कुल नहीं आ रही है घनश्याम भाई, 2 मिनट में दर्शक छोड़ के भाग जाता है जब आवाज। 2 शब्द हमास पर बोल रहे हैं आज, आपको चैलेंज है आपके लिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर से नफरत क्यों है? हमास देश की बेटियों से नफरत क्यों है? आप देख रहे हैं दीपक जी इनकी परेशानी, आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए समाजवादी प्रवक्ता के पास 2 शब्द नहीं है। ये तुष्टीकरण में इतने घिरे हुए लोग हैं। अगली बार हिंदुस्तान से वोट मत लेना, हमास से ही वोट ले लेना आप जाकर, जो आप उनके बारे में बोल तक नहीं सकते। चलिए फिर से एक मौका दिया, हमास ने जो किया वो गलत किया या सही किया, इतना ही बता दीजिए। आप बोलिए। अब अपनी घटिया हरकत मत दिखाइएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। आपको मणिपुर से नफरत क्यों है? आपको उन बेटियों से नफरत क्यों है जो ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाती है? मणिपुर पर 4 घंटे बोले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, अब आप पढ़ते नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। देखा करो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, आपको थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन हमास पर बोलिए, फिर मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा आपको। समाजवादी का हमास के द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों पर क्या स्टैंड है? पीरियड। इसका जवाब दीजिए कि आपको मणिपुर से नफरत क्यों है? उन बेटियों से नफरत। भाई मैं दे रहा हूं, मैं भागता नहीं आपकी तरह। मणिपुर पर मेरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों बोले और सबसे ज्यादा बोले। आपको नफरत क्यों है मणिपुर से? अच्छा 2 मिनट बोलकर दिखाइए, चलिए। आपको मणिपुर से बचपन में तो ऐसे पढ़ाया सुनाया होगा ना, ऐसे ही बोल दो, अच्छा ही बोल दो, लगातार मत बोलिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप पॉइंट पर नहीं आना चाह रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं तो कहता हूं आपका 1 मिनट पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा हमास और आतंकवाद को लेकर समाजवादियों की क्या पॉलिसी है। डरो मत डरो मत, मुझे अपनी बात रखने दो। डर क्यों रहे हो? हमास देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, डर क्यों रहे हो? आतंकवाद ये कौन सी बात? ये टॉपिक है, अपनी बात बोलो। टॉपिक यही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। घनश्याम भाई प्लीज अपनी आवाज 15 मिनट इनको घेरे रखिए, शब्द नहीं निकलवा पाएंगे इनके मुंह से। दानिश भाई आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप भी जब चिल्लाते हैं तो कट जाती है आवाज। अब मैं सीधे अतिकुर साहब के पास चलता हूँ। अतिकुर साहब, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का आप समर्थन करते हैं, जिसकी हेडलाइन है हमास का इकदाम इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमास को इजराइल ने दे दी, तब आपको लग रहा है बड़ा अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। तो हमास की प्रतिक्रिया स्वाभाविक और इजराइल की अस्वाभाविक, ये कैसे हो सकता है? ये भी बता दीजिए। एक सुझाव है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कि हमास की जगह आप पैलेस्टीन लिख दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे।
हमास का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गलत किया, आप मान रहे हैं? को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। एक मिनट मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गलत किया, आप मान रहे हैं? मतलब अतीकुर साहब मान रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गलत किया हमास का समर्थन करके? यस, पैलेस्टीनियन वर्ड को चेंज करना चाहिए उनको, जो भी रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया। मतलब गलत किया उन्होंने हमास का नाम हेडलाइन में लिख के कि हमास का इक़दाम इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। गलत किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने। इस्लामिक रिसर्चर ये कह रहे तो मुझे आपकी बात को हेडलाइन बनाना पड़ेगा ना अतीकुर भाई। और घनश्याम जी की भी एक बात को हेडलाइन मैं बनाना चाहूंगा कि घनश्याम जी आप नफरत की बात ना करें कि भाई ये मणिपुर से नफरत क्यों करते हैं, आप मोहब्बत की बात करें। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आप अमेरिका और इजराइल से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं भाई? चलिए नफरत की बात नहीं करिए, मोहब्बत का पैगाम देते हैं आप। राहुल गांधी जी का भाषण अमेरिका जैसे टेररिस्ट और इजराइल जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेटर को मोहब्बत क्यों करते हैं? जवाब है आपके पास? किससे पूछ रहे? मैं उन्हीं के पास ले जाता हूँ सवाल। अरे आज तो आपने कॉन्स्पिक्यूअसली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को गायब कर दिया है। गायब कर दिया? अरे नहीं गायब किया सर, जवाब दे दिया। देखिए सर एक मिनट, मैं थोड़ा अनुभव को सम्मान देता हूँ। दीपक वोरा साहब हम में से सबसे बड़े थे, इसलिए मैंने सबसे पहले उनको बोलने का मौका दिया। और उम्र दराज भी है, अनुभव हमसे ज्यादा है। उनकी बात शिवम भी सुनेंगे, सुशील भाई भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए शिवम जवाब दे दिए इनकी बात। और उम्र के लिहाज से आप सबसे लास्ट में मेरे पास आया, रेस्पेक्ट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में। लेकिन मैं फिर से यही कहना, गायब वायब करने का ये जो रवायत है ये हमारी नहीं है, जिनकी है उन्हीं को कंडेम करने की बात कर रहे हैं। फिर से यही कहना चाहता हूं अतीकुर रहमान जी, इस नॉन स्टेट एक्टर्स को तो खुद वहां के जो लोग हैं वही रिकॉग्नाइज नहीं करते। मेरे देश में ये एक अलग तरीके का माहौल क्यों खड़ा हो रहा है, आप मुझे बताइए ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या, और उसके बाद आगे 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 जाकर जो जिस तरीके से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में सब कुछ खोलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता इसमें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन नॉन स्टेट एक्टर्स से वहां के लोग ही इत्तेफाक नहीं रखते, जिन टेररिस्ट आउटफिट्स को देखकर कोई और नहीं रो रहा, सऊदी अरेबिया नहीं रो रहा, यूएई नहीं रो रहा, ये मेरे देश में कुछ लोग इस पर रो क्यों रहे हैं? और मेरे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनसे सिंपैथी क्यों रखती हैं? और मेरे देश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहां पर बैठे हैं, ऑफिशियली वो दो शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते। हम 21वीं सदी में हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोई बम ब्लास्ट होता था तो उसमें कार्यकर्ता तय होते थे क्या कि भाई नहीं बीजेपी के ऊपर ही फेंका जाएगा, समाजवादियों के ऊपर नहीं फेंका जाएगा। लेकिन आज समाजवादी वाले प्रवक्ता नहीं बोल रहे आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा, और इससे ज्यादा खतरनाक तो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। ठीक है अतीकुर साहब, आपका जवाब। शिवम भाई की इस बात का मैं पूरी तरह समर्थन कर रहा हूं, एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट। हमास और पैलेस्टीन को इक्वेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो ये भारत सरकार अगर ये बोर्ड को समझाइए ना, ये फोन लगाइए, क्या नाम है इनका? हम भारत सरकार के साथ हैं, मोहब्बत हम भारत सरकार के साथ हैं। ये समझदारी की बात आप शो के एंड में ही क्यों करते हैं अतीकुर भाई? ये इनको फोन लगाइए ना सदर साहब। एक अच्छा एंडिंग, एक अच्छा एंड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, इनको फोन लगाइए ना कि आपने हमास क्यों लिख दिया इसमें, आपको फिलिस्तीन लिखना ना, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है भाई, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे सर आप इस्लामिक रिसर्चर हैं इतने बड़े। नहीं करता हूं ऐसे मामलों के अंदर भाई, रिसर्चर हैं आप। अरे मेरी किताबें मुझे बड़ी प्यारी है, मैं वक्त बचाना चाहता हूं। तो सर ये हमास को कवर फायर मत दिया करिए ना मजहब के नाम पर। मैं तो खाली इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। नहीं है। अरे फिर वही बात, फिर आपने इक्वेट किया ना, देखिए फिर आप यानी आप शिवम भाई की बात शो के आखिरी में सुशील भाई मैंने ये देखा है, अतीकुर भाई सही बात शो के आखिरी में बोलते हैं, उससे पहले कद्दू और अंगूर को तोलते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। भारत सरकार ये बात कहने से क्यों डर रही है कि पैलेस्टीन और हमास को इक्वेट नहीं करिए? भारत सरकार पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ी थी और खड़ी है। नहीं, पैलेस्टीनियन कॉज पर यहां सवाल किसने उठाया? किसी ने नहीं। सवाल तो उठ रहा था कि क्या हमास ने जो किया है वो उचित है कि नहीं है। आप फिलिस्तीन को क्यों बीच में ले आए? फिलिस्तीन का मुद्दा आप खुद कमजोर करते हैं जब आप हमास को फिलिस्तीन के बगल में खड़ा करते हैं। आपने फिलिस्तीन के मुद्दे को मटिया फेंक कर दिया। इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों ने जहां जहां पर प्रदर्शन किए हैं हमास के समर्थन में, उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे को कमजोर किया है। क्या आप जानते हैं? ऐसा करके उन्होंने फिलिस्तीन के औचित्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। अल्टीमेटली आप समझते हैं पैलेस्टीन को ही खिमियाजा भुगतना पड़ेगा।
लेकिन सवाल ये है सुशील जी कि इतना बड़ा मोसाद कैसे फेल हो सकता है अपने इंटेलिजेंस वो में? इजराइल देखेगा। ये जरा से इसके ऊपर कोई रोशनी इजराइल डालिए पहले ना। हमास से क्या निपट बात ले, है, उसके बाद वो देखेगा। प्रेम मोसाद से अतीकुर भाई का प्रेम। अब मैं सीधे जाऊंगा घनश्याम तिवारी जी, 1 मिनट आपके पास है और फिर कंक्लूडिंग कमेंट शिवम त्यागी का। देखिए, आपके दर्शक जानते हैं कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसने जो वहशीनुमा काम किया है उसकी पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है, घटिया काम की निंदा हो रही है। लेकिन शिवम त्यागी को ये सुनाई नहीं दिया। क्यों सुनाई नहीं दिया? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि देश को ये कलंक देने वाला कि एक ऐसा व्यक्ति जो सांसद बना भारतीय जनता पार्टी का हो, इनके 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 450 लगभग ऐसे सिटिंग एमपीज और एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है। उसमें एक ऐसे भी सांसद हैं जिनके ऊपर आतंकवाद का चार्ज लगा है। तो ये आतंकवाद के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ नहीं खड़े हैं। दूसरी बात की शुरुआत से ही मैंने कहा कि मणिपुर से नफरत करते हैं। मणिपुर ने प्रधानमंत्री नहीं जाते, गृह मंत्री नहीं जाते, मणिपुर जल रहा है, वहां के सीएम को नहीं बदला, वहां भी आतंकवाद चल रहा है। लेकिन वहां पे जो आतंकवादी संगठन है उसका लिंक वहां के मुख्यमंत्री से बताया जा रहा है, मीडिया बता रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वोट मांगा था, तो भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों के साथ मणिपुर में तो खड़ी है, जैसा कि मीडिया ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा। और तीसरी अंतिम बात, जो ब्रजभूषण की पार्टी है, बाबू बजरंगी की पार्टी है, बिल्किस बानो की, ब्रजभूषण आपकी पार्टी में रहे 10 साल, घनश्याम तिवारी जी, पता है आपको? ब्रजभूषण आपकी पार्टी में रहे 10 साल और पहले अखिलेश खुद मानने को राजी नहीं थे कि ब्रजभूषण ऐसा कुछ कर सकते हैं। ब्रजभूषण ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं पर ये काम नहीं कर सकते। घनश्याम तिवारी पढ़ लिया करिए ना थोड़ा सा, अपने आपके नेता क्या कह रहे हैं ये तो पढ़ लिया करिए। शिवम त्यागी। थैंक यू दीपक जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, पार्टी कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, नेता कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमिटमेंट इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, इस देश के हितों के लिए है। उनको ही सर्वोपरि आज तक रखा है और आगे भी रखेंगे। चाहे मसला पीएलओ से लेकर यासिर अराफात से लेकर आज हम 2014 तक आए और चाहे अब की बात हो। मेरे देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वहां पर जाकर मिले। मेरे देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इन रिश्तों को एक्नॉलेज किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले मेरी सरकार के लिए अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो प्रायोरिटी है ये देश, ये राष्ट्र। इसमें कोई नेशनल पॉलिटिक्स में हमें फायदा मिल जाएगा, वो फायदे से मतलब नहीं है। जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो घनश्याम तिवारी हो, और चाहे वो कुछ इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स हो जिनको शायद ये लगता है कि वो चुनाव में चुप रहेंगे हमास के खिलाफ तो फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे किसी स्टैंड को नहीं मानती। हम राष्ट्र के साथ हैं और जो राष्ट्र के लिए बेहतर है हम उसे ही करेंगे, मानते हैं और आगे भी ऐसे ही मानते रहेंगे। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे।